transportation in India. See, transportation के अंदर we need to study about these roads, then we have railways, then internal waterways या inland waterways, and then ports के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो इंडिया के केस में रोड नेटवर्क के बारे में कुछ फिगर्स आपको मालूम होने बहुत जरूरी है, ठीक है? देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज है, इंपॉर्टेंट जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनके बारे में आपको मालूम होना जरूरी है, ठीक है? सो फर्स्ट इंडिया के केस में ओवर 5.9 मिलियन किलोमीटर्स इन 2019 जो रोड्स थे वो पेव्ड रोड्स थे, ठीक है? जो पेव्ड रोड्स हैं वो टोटल रोड लेंथ के मोर देन 62% के आसपास हमें दिखाई देते हैं। पेव्ड रोड्स मतलब डामरीकरण ना रेलवे रास्ता, ठीक है? जो टोटल रोड्स है तो उनमें से ऑलमोस्ट 60% या मोर देन 60% रोड्स आर पेव्ड रोड्स, ठीक है? India has the second largest road network in the world with a road density of 1.7 kilometers per square kilometer. ठीक है? Then उसके बाद roads contribute around 4.7% to the GDP and they are complementary to the railway transport. Roads जो होते हैं वो roads डोर टू डोर कनेक्टिविटी सप्लाई करते हैं, प्रोवाइड करता है। रेलवेज के केस में कैसा होता है, रेलवेज कंस्ट्रक्ट करना कॉस्टली होता है एंड यहाँ पे रोड्स जो होते हैं वो रोड्स रेलवेज को कॉम्प्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट करता है, ठीक है? सो दे कैरी रोड्स कैरी अराउंड 65% ऑफ द फ्रेट एंड 85% ऑफ द पैसेंजर ट्रैफिक। फ्रेट ट्रैफिक मतलब माल वाहतूक अपन म्हणतो। सो ओवरऑल जो फ्रेट ट्रैफिक है तो उसका 65%, जो पैसेंजर ट्रैफिक है उसका 85% रोड से कैरी किया जाता है, ठीक है? एंड दे प्रोवाइड डोर टू डोर कनेक्टिविटी। इफ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ रोड डेवलपमेंट इन इंडिया, वो हिस्ट्री हम स्ट्रेच कर सकते हैं हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन तक। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहां पे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये जो हड़प्पा एंड मोहनजोदारो जो सिटीज है तो वहां पे जो रोड्स थे वो परपेंडिकुलर थे, 90 डिग्रीज में एक दूसरे को कट करते थे। ये जो पूरा प्लान स्ट्रक्चर था सिटीज का, तो वहां से हम रोड की जो हिस्ट्री है वो हम स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद we had this Grand Trunk Road. ये जो Grand Trunk Road है प्रेजेंटली दिल्ली से लेकर कोलकाता का जो हाईवे है, so that was a part of this Grand Trunk Road. ये जो Grand Trunk Road है वो इनिशियली पाकिस्तान में पेशावर से बांग्लादेश में ढाका तक ये कनेक्टिविटी दे रहा था, ठीक है? इट वाज बिल्ड बाय द मौर्यन एम्पायर एंड देन इट वाज रिवाइव्ड बाय द शेर शाह सूरी इन 1540. सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज शेर शाह सूरी मार्ग, ठीक है? इसको शेर शाह सूरी मार्ग नाम से भी जाना जाता है। देन 1813 में रोड्स के कंस्ट्रक्शन के लिए जो मेटल रोड्स है, जो पेव्ड रोड्स है, उनके कंस्ट्रक्शन के लिए PWD एंड IIT रूड़की का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। सो पेव्ड रोड का जो इनिशियल स्टेज है ये वो स्टार्टिंग हुआ था 1830 में। तो उस वक्त रोड के डेवलपमेंट के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए, उनके कंस्ट्रक्शन के लिए PWD फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश की थी, ठीक है? फिर उसके बाद जो इंजीनियर्स थे, जो लेबर्स वहां पे काम कर रहे थे, तो उनके ट्रेनिंग के लिए IIT रूड़की एस्टैब्लिश हुई थी, ठीक है? सो देन उसके बाद रोड डेवलपमेंट के अलग अलग टाइप के प्लान आते हैं। हैदराबाद प्लान है, देन नागपुर प्लान है जो आई थिंक बिफोर इंडिपेंडेंस था, देन उसके बाद बॉम्बे प्लान आता है। ये जो बॉम्बे प्लान था 1956 में हमने उसको एक्चुअली लॉन्च किया था, बट उसमें जो टारगेट्स थे 20 साल के टारगेट्स थे। 1961 से लेकर 1981 के 20 साल के बीच में अलग अलग टारगेट्स हमने रखे थे। जैसे रोड की जो डेंसिटी है वो 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर तक इंक्रीज करना, तो इस तरीके के कुछ टारगेट्स हमने रखे थे बॉम्बे प्लान के अंदर, ठीक है? तो सिमिलरली वी हैड दिस हैदराबाद प्लान, देन उसके बाद नागपुर प्लान आता है, सो ये बॉम्बे प्लान आता है। सो ये सारी मेजर डेवलपमेंट हुई थी इस दौरान, ठीक है? उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट आता है वो आता है NHAI का एस्टैब्लिशमेंट। 1988 में जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसका फॉर्मेशन हुआ था टू कंस्ट्रक्ट एंड टू मेंटेन द नेशनल हाईवेज, ठीक है? जो नेशनल हाईवेज है इंडिया में, तो इन नेशनल हाईवेज का मेंटेनेंस एंड उनका कंस्ट्रक्शन के लिए NHAI रिस्पॉन्सिबल है। देन उसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे लार्जेस्ट जो प्रोजेक्ट आता है वो आता है NHDP के नाम पे, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। 1998 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था जो टिल डेट अभी भी चालू है, ठीक है? ये जो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम के अंदर हमने 7 स्टेजेस आइडेंटिफाई किए हैं या 7 फेजेस हमने आइडेंटिफाई किए थे। तो उसमें फर्स्ट फेज में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना था, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर या नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है वो कंस्ट्रक्ट करने थे। देन अलग अलग स्टेजेस में बाईपासेस कंस्ट्रक्ट करने थे, जो 4 लेन के हाईवेज है उनको 6 लेन करना था, एक्सप्रेसवेज का कंस्ट्रक्शन था। तो इस तरीके से ये अलग अलग जो स्टेजेस है उन स्टेजेस में हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। ये जो प्रोजेक्ट है इवन टिल डेट इस प्रोजेक्ट का काम चालू है, समझ में आ रहा है? सो अब जब ये सारा अटेम्प्ट होगा नेक्स्ट ईयर में, तो उसका उस वक्त तक का NHDP का जो भी कुछ फाइनल स्टेज है, कंप्लीशन जो है, तो वो स्टेज आपको मालूम होनी जरूरी है, ठीक है? देन उसके बाद इंडिया के केस में रोड्स का जो हम कैटेगराइजेशन करते हैं तो उसमें फर्स्ट वी हैव द एक्सप्रेसवेज, ठीक है? जो एक्सप्रेसवेज होते हैं 6 लेन के या 8 लेन के होते हैं। प्रेजेंटली अराउंड 1500 किलोमीटर के जो एक्सप्रेसवेज है वो ऑपरेशनल है। ऑब्वियसली अब इसमें थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है? क्योंकि अपडेट होती रहती है फिगर। फिर उसके बाद 2020 तक 18,600 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज हमें बनाने थे, ठीक है? बट ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस कोविड एंड ऑल जो टारगेट है ये टारगेट फिर से रिवाइज किया गया, ठीक है? प्रीलिम्स के लिए जब आप इंडिया बुक पढ़ोगे तो उस इंडिया बुक में ये सारा डेटा जरूर देख लेना कि स्टेटस क्या है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, कितने किलोमीटर्स नहीं, बट एटलीस्ट रफली आपको आइडिया होना जरूरी है। इंडिया बुक सही देखिए क्योंकि ऑथेंटिक डेटा होता है, ठीक है? देन जैसे हाईवेज के लिए वी हैव NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो सिमिलरली फॉर एक्सप्रेसवेज वी हैव नेशनल एक्सप्रेसवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो इनका कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस करती है, ठीक है? फिर उसके बाद वी हैव द नेशनल हाईवेज। एज ऑफ दिसंबर 2018 1,31,326 किलोमीटर के जो नेशनल हाईवेज है वो ऑपरेशनल है। ऑब्वियसली अब इसमें नंबर ज्यादा होगा, ठीक है? NHAI इज रिस्पॉन्सिबल टू कंस्ट्रक्ट एंड टू मेंटेन दीज हाईवेज। ये जो नेशनल हाईवेज है दे कंप्राइज हार्डली 2.7% ऑफ द टोटल रोड का नेटवर्क, बट
दे कैरी अराउंड 40% ऑफ द ट्रैफिक। ठीक है, ये फिगर इंपॉर्टेंट है। नेशनल हाईवे जो है, जो टोटल रोड का नेटवर्क इंडिया में, तो सबसे लार्जेस्ट शेयर आता है पंचायत रोड्स का, जो ग्राम पंचायत रोड्स होते हैं उनका सबसे लार्जेस्ट नंबर है। सबसे कम आपको ये दिखाई देगा नेशनल हाईवेज का। नेशनल हाईवेज टोटल लेंथ के हिसाब से आप देखोगे तो वो हार्डली 2.7% है, बट दे कैरी अराउंड 40% ऑफ द रोड ट्रैफिक। समझ में आ रहा है? 2010 में इंडिया ने एक नई नंबरिंग सिस्टम अडॉप्ट की। जो वर्ल्ड लेवल पे जो नंबरिंग सिस्टम अडॉप्ट की जाती है, वो हमने इंडिया में स्टार्ट की। आपके जो एटलसेस है, जो अपडेटेड एडिशंस है, तो उनमें आपको ये नई नंबरिंग सिस्टम मिलेगी। बट अदरवाइज जो पुराने वाले हाईवेज है या पुराने वाले जो एटलसेस आपको मिलेंगे, तो वहाँ पे पुरानी वाली नंबरिंग सिस्टम आपको मिलेंगे। अब ये जो नई वाली नंबरिंग सिस्टम अप्रैल 2010 में हमने अडॉप्ट की थी, तो उस नंबरिंग सिस्टम में हमने क्या किया था, जो ईस्ट वेस्ट रन करने वाले हाईवेज है, तो उनको हमने ऑड नंबरिंग किया। जो नॉर्थ साउथ जो हाईवेज है, इनके लिए हम इवन नंबर्स यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो क्या ये नंबरिंग किस तरीके से किया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्थ साउथ रन करने वाले हाईवेज है, तो उनको इवन नंबर दिया जाता है। जो ईस्ट वेस्ट रन करने वाले हाईवेज है, तो उनको ऑड नंबर दिया जाता है। सो ये जो ईस्ट वेस्ट रन करने वाले हाईवेज है, उनको ऑड नंबर दिया जाता है। अब ये जो नंबरिंग होता है, ईस्ट वेस्ट रनिंग जो हाईवेज होते हैं, उनका नंबरिंग स्टार्ट होता है नॉर्थ से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव द हाईवे नंबर 1, देन 2, 3, 5, 7, 9। सो जो ईस्ट वेस्ट रनिंग हाईवेज है, तो उनका नंबरिंग हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ठीक है, सो हियर वी हैव द हाईवे नंबर 1, 3, 5, 7, 9 लाइक दिस। जो नॉर्थ साउथ रन करने वाले हाईवेज है, तो इन नॉर्थ साउथ रन करने वाले हाईवेज का नंबरिंग हम ईस्ट टू वेस्ट में स्टार्ट करते हैं। सो हियर वी हैव द हाईवे नंबर 2, देन हाईवे नंबर 4, 6, 8, 10। तो इस तरीके से ये नंबरिंग किया जाता है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? दूसरी बात, जब हाईवेज में सब ब्रांचेस निकलते हैं, ठीक है, तो सपोज इमेजिन करो एक 44 नंबर का हाईवे है, एंड ये जो 44 नंबर का हाईवे, विच इज द लॉन्गेस्ट वन इन इंडिया, तो इस 44 नंबर हाईवे से जब बहुत सारे सब ब्रांचेस निकलते हैं, तो हर एक ब्रांच के लिए हम अलग अलग नंबर देते हैं, एंड ये नंबर हम प्रीफिक्स करते हैं। लाइक 44 को 144, 244, 344, 444, इन अलग अलग सब कैटेगरीज में या सब ब्रांचेस में हम डिवाइड करते हैं। जब इस तरीके से जब हम कैटेगराइजेशन करते हैं, एंड इसमें और हम सब ब्रांचिंग करते हैं, तो वहां पे अल्फाबेट्स यूज किए जाते हैं। जैसे ये जो 144 है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं 144A, 144B, 144C। इस 144A को भी हम जब फिर से सब डिवाइड करेंगे, 144AA, 144AB, AC, तो इस तरीके से हम इसका नंबरिंग करते चले जाते हैं। ठीक है, इंडिया में जो सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है, वो है नेशनल हाईवे नंबर 44, व्हिच रन्स फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी। ठीक है, जो शॉर्टेस्ट है 76EE, जो कर्नाटका में है, बेलीगेरी टू हाटीकेरी। सो ये सबसे शॉर्टेस्ट है, हार्डली 4-5 किलोमीटर का ये नेशनल हाईवे। ठीक है, सो ये सबसे शॉर्टेस्ट हाईवे है 176EE। सबसे लॉन्गेस्ट जो हाईवे है, वो है नेशनल हाईवे नंबर 44। समझ में आ रहा है? एक काम करो, अटलस निकालो, चलो ये सारे अटलस में इंपॉर्टेंट हाईवेज हम मार्क करेंगे। सबसे फर्स्ट जो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल है, उस गोल्डन क्वाड्रिलैटरल को मार्क करेंगे हम इनिशियली। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल इज दैट रोड व्हिच कनेक्ट्स दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। जो इंडिया में जो 4 मेजर मेट्रो सिटीज आते हैं, तो इन मेट्रो सिटीज को कनेक्ट करने वाला जो हाईवे है, सो दैट इज गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखो एक क्वेश्चन आया था कि नेशनल हाईवे नंबर 50 कनेक्ट्स, जो पुराने वाले नंबरिंग सिस्टम है, तो वहां पे क्वेश्चन पूछा था कि नेशनल हाईवे नंबर 50 कनेक्ट्स व्हिच अमंग द फॉलोइंग 2 सिटीज। सो आंसर वाज पुणे नासिक। पुणे नासिक जो हाईवे होता है काफी था, दैट वाज NH50। ठीक है, सो NH50 कनेक्ट्स पुणे विद नासिक। यहाँ पे और टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता ऑन दिस गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, आइडेंटिफाई द सिटीज यू आर ट्रैवलिंग थ्रू। सो जिस सिटी से आप ट्रैवल करोगे गोल्डन क्वाड्रिलैटरल के ऊपर, तो उन सिटीज को आपको मार्क करना पड़ेगा। सो स्टार्ट विद दिल्ली। ठीक है, सो दिल्ली, फिर उसके बाद आगरा, इटावा, देन कानपुर। कानपुर के केस में देखो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एंड गोल्डन क्वाड्रिलैटरल यहाँ पे इंटरसेक्ट करते, देखो कानपुर, देन फतेहपुर, राइट, प्रयागराज, वाराणसी, मोहनिया, देन बरी। इस बरी से एक हाईवे जाता है, बरी काठमांडू, एक इंटरनेशनल हाईवे। ये बरी जो है इट्स इन बिहार, वहां से एक हाईवे निकलता है जो इंटरनेशनल हाईवे को काठमांडू में जाता है, नेपाल को कनेक्ट करता है। ठीक है, देन धनबाद, वर्धमान, हावड़ा, कोलकाता, राइट। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट सिटीज है। फिर उसके बाद ये हाईवे नंबर कौन सा है आपके यहाँ पे,
19 होगा शायद क्या. सो नई नंबरिंग सिस्टम में दिस इज द हाईवे नंबर 19. ठीक है, इंपॉर्टेंट हाईवे इसको मार्क करो. देन उसके बाद नेक्स्ट वी हैव इज कोलकाता. कोलकाता से लेकर चेन्नई तक का स्ट्रेच. हाईवे नंबर किती तो जुन्याच्या 16 होता आता किती 16 आता 16 आहे. सो कोलकाता, फिर उसके बाद बहारगोरा, कटक, भुवनेश्वर, छतरपुर, गोपालपुर, श्रीकाकुलम, राइट, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, देन राजमुंद्री, विजयवाड़ा, ओंगोले, नेल्लोर, रेनीगुंटा नहीं सॉरी चेन्नई डायरेक्टली चेन्नई. ठीक है, so this is highway number 16 and this highway number 16 runs parallel to the eastern coast. This is parallel to the eastern coast or eastern ghats, right? Then from here starts the highway number 48 which runs up to Delhi. ठीक है, चेन्नई से लेकर. So this, remember this point. So highway number 16 runs parallel to the eastern coast, yeah, eastern ghats. Then next we have Chennai, then Krishnagiri, Bengaluru, Chitradurg, Hubli, Belgaum, कोल्हापुर, सतारा, पुणे, पनवेल, मुंबई, राइट. जो पुराना वाला NH4 था, नाउ दिस हैज बिकम अ 48. ठीक है, एंड इनिशियली ये 4 सेपरेट था. यहाँ पे सिर्फ मुंबई टू चेन्नई ये सिर्फ सेक्शन या मुंबई टू बेंगलोर तक का सेक्शन NH4 बनाया था. बट अब ये NH4 NH48 बना है एंड दैट एक्सटेंड्स अप टू दिल्ली. क्योंकि इनिशियली मुंबई से दिल्ली तक का ये जो रीजन है या ये जो हाईवे है, इट वाज नेशनल हाईवे नंबर 8. इनिशियली इट वाज 8, बट अब 8 एंड 4 हाईवे नंबर 4 एंड हाईवे नंबर 8 मर्ज किए गए एंड दैट इज हाईवे नंबर 48 जो चेन्नई से लेकर दिल्ली तक जाता है. ठीक है, सो मुंबई के बाद सिलवासा, देन सूरत, भरूच, वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, उदयपुर, देन अजमेर, पीवर नहीं है बड़ा, अजमेर, जयपुर, गुरुग्राम एंड दिल्ली. सो दिस इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, जो दिल्ली टू कोलकाता है हाईवे नंबर 19, कोलकाता टू चेन्नई हाईवे नंबर 16 एंड चेन्नई टू दिल्ली हाईवे नंबर 48. रिमेंबर these highways. Then next east west corridor. अब ये जो east west corridor है that stretch between Porbandar to Silchar in northeast. ठीक है, so it starts from Porbandar, then उसके बाद राजकोट, then comes राधनपुर, then उदयपुर, कोटा, झांसी. रिमेंबर झांसी में ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एक दूसरे में इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, राइट. तो झांसी में देखो, झांसी के केस में नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इज नथिंग योर नेशनल हाईवे नंबर 44 जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक होता है. ठीक है, सो झांसी के बाद कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, मोतिहारी, देन किशनगंज, देन डायरेक्टली गुवाहाटी, राइट. किशनगंज के बाद मेजर सिटी आती है गुवाहाटी, देन उसके बाद सिलचर, राइट. सी किशनगंज के आगे ये हाईवे नंबर कितना है जो नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है? इट इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हाईवे 27. जो पुराना वाला 31 था, ये जो हाईवे है दिस इज हाईवे नंबर 27. ये जो हाईवे नंबर 27 है ये मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्ट करता है. ठीक है, यहाँ पे हार्डली 16-20 किलोमीटर का स्ट्रेच है, नैरो चिकन स्नेक जिसको हम बोलते हैं. दैट नैरो पैसेज कनेक्ट्स मेनलैंड इंडिया टू द नॉर्थ ईस्ट. सो वहां से ये हाईवे पास होता है. सो हाईवे नंबर 27, राइट. देन उसके बाद नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ये स्टार्ट होता है देन उसके बाद उधमपुर, जम्मू, पठानकोट, जलंधर, अंबाला, दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, झांसी, सागर डिस्ट्रिक्ट, शेरनी, नागपुर, चंद्रपुर नहीं है, निजामाबाद, हैदराबाद, कुर्नूल, अनंतपुर, बेंगलोर, कृष्णगिरी, सालेम. इस सालेम से एक पैक्शन देखो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का कोची पोर्ट तक जाता है. ठीक है, हाईवे नंबर क्या है तो 44, 544. So it's a fifth branch of highway number 44. लक्षात आले 544. So 544 is what? This is the fifth branch of highway number 44. ठीक है, जो सालेम, कोयम्बतूर, त्रिशूर एंड कोची हाईवे नंबर 544. ठीक है, देन सालेम के नीचे मदुरई, तिरुनेलवेली एंड कन्याकुमारी. So this is the longest highway in India, highway number 44.
ठीक है। एंड जो हाईवे नंबर 766 है, 766 ये कर्नाटका में आपको दिखाई भी नहीं देगा वहां पे, बेलीकेरी टू हटीकेरी, ठीक है। हार्डली 4.7 किलोमीटर वगैरह उसकी लेंथ होगी। अच्छा, 4.27 किलोमीटर, इट्स इन कर्नाटका, ठीक है। फिर उसके बाद जो लेह मनाली हाईवे है, देखो उसका नंबर क्या है, लेह मनाली हाईवे है क्या नंबर वहां पे कुछ, हाईवे नंबर 3, मनाली टू लेह, राइट, बरोबर है, हाईवे नंबर 3। दिस इज द सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, लेह टू मनाली, इट इज द सेकंड हाईएस्ट motorable road in the world. So highest will be in Andes. I don't know which one, but Andes is the second highest mountain range after Himalayas. So it is the second highest motorable road in the world. फिर उसके बाद हमने ईस्टर्न कोस्ट में, या ईस्टर्न कोस्ट को जो हाईवे पैरेलली रन करता है वो हमने देखा था हाईवे नंबर 16। So which one runs parallel to the western coast? जो पुराना वाला NH17 था, देखो हमारे कोकणात का जायचा जो रस्ता होता हाईवे NH17, त्याचा नंबर येतो बघा बरं, मुंबई टू 66, राइट, 66, मुंबई टू कहाँ तक है नीचे देखो, कन्याकुमारी तक, हाईवे नंबर 66, राइट। दिस हाईवे नंबर 66 runs parallel to the western coast. So हे सगळे हाईवेज इंपॉर्टंट आहेत. 16 runs parallel to the eastern coast, 66 runs parallel to the western coast. Then हमने हाईवे नंबर 3 देखा, second highest motorable road. Then we have seen highway number 44, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नॉर्थ साउथ, ईस्ट साउथ या ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हमने देखे, ठीक है ना। यहाँ पे इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो दोनों भी कॉरिडोर्स हैं, तो उनके ऊपर कौन से कैपिटल सिटीज आती है स्टेट्स के, सो उनको आइडेंटिफाई करो, सेपरेट वहां पे मार्क करके रखो। देखो ये सारे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के ऊपर कैपिटल सिटीज कौन से आते हैं, जस्ट मार्क दीज कैपिटल सिटीज। छोटासा रोड असेल ना, तर माझ्याकडे हे सगळं जुनं आहे रे, इथे याच्यात दिसतच नाही नंबर आहे, छोटासा रोड आहे, त्याला 3 नंबर, त्यासाठी मी विचारलं की तो नंबर काय, तो मोटरेबल रोड आहे, त्याला हायवे नंबर आहे का, हा मग तो नाहीये, कारण तिथे पण बुकमध्ये पण दिलेलं होतं त्यांनी, पण त्यासाठी मी विचारलं तुम्हाला, हायवे नंबर 3 नाही आहे, कन्फर्म करा, तिथे नंबरिंग दिलंय का, सी जुन्या याच्यात नाही, हा जुना मॅप आहे म्हणून मी काय बोललो नाही, हा जुना मॅप आहे, इथे पण त्यांनी नंबर दिला नाही, मनाली टू लेह आहे का, कुठल्या याच्यात, ऑक्सफोर्ड मध्ये, तुझं कुठला आहे, ऑक्सफोर्ड मध्ये असेल तर असेल, सो हायवे नंबर 3 जर असेल तर दॅट इज लेह मनाली हायवे, ठीक है। तो बेसिक फिगर्स देखो, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की टोटल लेंथ इज 5846 किलोमीटर, टोटल लेंथ ऑफ नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर इज 7142 किलोमीटर, एक रफली आपको आइडिया होनी चाहिए, ठीक है। देन तो इथे पण आहे, इथे अदर रोड म्हणूनच आहे, पण तो हायवे नंबर इथं दिलाय का, नंबर मला द्या बघू, दिलाय का, कुठल्या याच्यात दिलाय बघू, दाखव बरं, येस आहे तो, आहे तो हाईवे नंबर 3 है ना। फिर उसके बाद हो त्याचं फॅक्शन असेल ना ते कुठे काय, ते असतील सगळेच दाखवले नाही तर इथे अटलास मध्ये, आता 76 दिसतोय का, शक्यच नाही, 4 किलोमीटरचा हायवे कसं दाखवणार, ते 144 244 जे आहेत ना, ते वरतीच कुठेतरी असतील, जस्ट गुगल एक तुला लक्षात येईल, पण ते एवढे छोटे हायवेज आहेत, ते दाखवले नाही तिथे, ठीक है। देन इंडिया का सबसे ड्राइएस्ट हाईवे जैसलमेर से निकलता है, देखो विच इज दिस हाईवे, जैसलमेर से नॉर्थ में जाता है, पुराना वाला 15 था, आई नो, बट व्हाट्स द न्यू नंबर, 11, जैसलमेर से ऊपर निकलता है, देखो जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, 11 कुठून कुठे जातो तो, 11 नंबर हाईवे, NH11, हाँ फतेहपुर, so this highway number 11 is the driest highway we can say, ठीक है, is the western most highway in राजस्थान या इवन इंडिया के केस में भी कैन से, ठीक है। फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में देखो, दिस विल बी लाइक हाईवे नंबर 2 असेल इकडे, कुठून कुठे जातोय, दिब्रुगढ़ टू, हाँ साया, दिब्रुगढ़ टू साया। सो ये जो हाईवे नंबर 2 था इनिशियली इट वाज हाईवे नंबर 54, ये हाईवे नंबर 54 मिजोरम को इंडिया के साथ कनेक्ट करता था, ठीक है।
Then this is the highway number 2. इसके बाद सच में इंपॉर्टेंट बहुत सारे हाईवेज हैं, जो हाईवेज न्यूज में वो देखा करो, ठीक है। देन हाईवेज के बाद सी जो पुराना वाला नंबरिंग सिस्टम था ना, तो वो इस तरीके से मैंने दिमाग में रखा था, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, NH3, NH2, NH5, 4. So NH5 is now NH16, NH17 is now NH16, then this is 48, this is 48, NH2 is 19 I guess, right? ठीक है। So इस तरीके से आप एक थीमेटिक एक डायग्राम तैयार करो आपको कि दिल्ली, कोलकाता, देन चेन्नई, मुंबई को कनेक्ट करने वाले जो इंपॉर्टेंट हाईवेज है, इस तरीके से आप थीमेटिक डायग्राम्स आप प्रिपेयर कर सकते हो, जिस तरीके से तो ये इजी होगा, ठीक है। The next we have is the state highways. State highways are constructed and maintained by the state PWD, and Maharashtra has the largest share of state highways, 22%, followed by Karnataka and Gujarat. ठीक है। Then district roads. District roads जो होते हैं वो जिला परिषद जो होती है ZP, तो उसके अंदर आता है, ठीक है। And it links तालुका headquarters with the district headquarters, and main responsibility lies with the जिला परिषद, ठीक है। Then village road, they constitute around 70% of the total road network, ठीक है, and they are maintained by the ग्राम पंचायत। फिर उसके बाद बॉर्डर रोड्स होते हैं, जो नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न जो बाउंड्री है, नॉर्थ ईस्ट में एंड इवन कश्मीर में जो बाउंड्री है, वहां पे जो रोड्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो 1960 में उसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन द बॉर्डर रोड्स इन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, द नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट हाईवे प्रोजेक्ट जो हमने रखे, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ठीक है। देन रेलवेज, इंडियन रेलवेज के केस में रेलवेज आर मैनेज्ड बाय द Ministry of Railway, central government. India has the 4th largest rail network after USA, China and Russia. जो टोटल रेवेन्यू कलेक्ट होता है रेलवे का, तो उसमें से फ्रेट ट्रैफिक से 65% रेवेन्यू मिलता है। एंड ये जो 65% टोटल रेवेन्यू कलेक्ट होता है, उसमें से 45% आता है कोल ट्रांसपोर्ट से। मैंने आपको बताया था कि इवन इंडिया में रेलवे का नेटवर्क डेवलप किया गया था कोल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। तो इवन टिल डेट जो टोटल रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है रेलवेज में, तो उसमें से 65% आता है फ्रेट ट्रैफिक से, फ्रेट म्हणजे माल वाहतूक, एंड रिमेनिंग जो 35% आता है वो रेवेन्यू आता है पैसेंजर ट्रैफिक से। जो 65% फ्रेट ट्रैफिक से आता है, उसमें से 45 या 50% ऑलमोस्ट कोल से आता है, ठीक है। सो ये सारी चीजें दिमाग में रखो। देन हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवेज की आप हिस्ट्री आप देखोगे, वी नो दैट कि जो फर्स्ट रेलवे है वो 1853 में स्टार्ट की थी, मुंबई टू थाने फॉर 34 किलोमीटर्स, ठीक है। यूपीएससी विल आस्क यू सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। सो 1854 कोलकाता टू रानीगंज, ठीक है। तो 2009 का पेपर था प्रीलिम्स का, वहां पे क्वेश्चन पूछा था, मेरे फर्स्ट प्रीलिम्स थी वो, ते वैयक्तिक सत्याग्रह काय म्हणतात त्याला इंग्लिश मध्ये मला आठवत नाही, वैयक्तिक सत्याग्रह विनोबा भावेंनी केलं, द फर्स्ट वन हिस्ट्रीमध्ये वैयक्तिक सत्याग्रह काय म्हणतात त्याला, इंडिव्हिज्युअल सत्याग्रह असं काहीतरी जे आहे ना, जे काय तर ते विनोबा भावेंनी त्याच्यामध्ये पार्टिसिपेट केलेलं फर्स्ट, आणि यूपीएससीने विचारलं की सेकंड कोणी पार्टिसिपेट केलेलं, आणि ते एनसीईआरटी मध्ये नव्हतं, ते होतं बिपिन चंद्रच्या बुकमध्ये, स्ट्रक्चर मध्ये मेन्शन केलेलं बघा। सो ते फर्स्ट विचारून झाले आता, यूपीएससी विल आस्क अबाउट सेकंड एंड थर्ड। हा पण एक क्वेश्चन विचारला की फर्स्ट हायड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट कोणता आहे जो इंडियामध्ये स्टार्ट केला, दार्जिलिंगचा वगैरे आहे तो, ते विचारून झालेलं, त्याच्यानंतर सेकंड थर्ड वगैरे विचारलं जाऊ शकतं, लक्षात येतं। सो 1854 भूदान मुवमेंट, हा भूदान मुवमेंट क्या आहे, भूदान ठीक आहे, चला जाऊ ना, भावना पोचले ना। Then 1854, second railway was between Kolkata to Raniganj. Again, it was for the coal transport. Then 1856, third one, Madras to Arkonam. Then railway gauges. Railway gauge मतलब क्या? जो रेल ट्रैक होता है, तो इस रेल ट्रैक के बीच में ये जो डिस्टेंस होता है, तो इसको हम बोलते हैं रेल गेजेस, ठीक है। तो रेलवेज में हम जनरल इंडिया में 4 टाइप के गेजेस यूज करते हैं, ठीक है। वर्ल्ड में अलग अलग गेजेस यूज किए जाते हैं, जो सबसे वाइडली यूज्ड किया जो गेज है वो है स्टैंडर्ड गेज, ठीक है। ऑलमोस्ट 40-50% वर्ल्ड में जो रेलवेज रन होते हैं वो स्टैंडर्ड गेज पे रन होते हैं। स्टैंडर्ड गेज मतलब ये जो डिस्टेंस है वो है 1435 मिलीमीटर्स। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये जो कंट्रीज है, ये मोर देन 1 गेजेस यूज करते हैं। इंडिया के केस में हम 4 टाइप के गेजेस यूज करते हैं। ब्रॉड गेज मतलब ये जो डिस्टेंस है ये होता है 1.67 मीटर्स। देन कम्स मीटर गेज, एज द नेम सजेस्ट, 1 मीटर डिस्टेंस होता है बीच में, सो इट्स अ मीटर गेज। देन कम्स द नैरो गेज, जो माउंटेन रेलवेज इंडिया में देखो, नीलगिरी माउंटेन वगैरह, जो नीलगिरी रेलवेज है या माथेरानची वगैरह रेलवे आने हुआ, सो इट्स अ नैरो गेज रेलवे, तो वहां पे गेजिंग होता है 0.762 मीटर्स का, ठीक है। देन उसके बाद डेंसिटी ऑफ रेलवेज, रेलवे की जो जैसे रोड की डेंसिटी होती है, रोड की डेंसिटी हम पर स्क्वायर किलोमीटर पे आइडेंटिफाई करते हैं या पर 100 स्क्वायर किलोमीटर पे हम आइडेंटिफाई करते हैं। रेलवे के केस में पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर रीजन में हम डेंसिटी आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे हाईएस्ट डेंसिटी आपको मिलेगी नॉर्थ इंडियन प्लेन में, क्योंकि ये जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है ये पूरा प्लेन रीजन है, रेलवे कंस्ट्रक्ट करना इकोनॉमिकल होता है। तो इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट जो नेटवर्क है, डेंसिटी नेटवर्क है, वो आपको नॉर्थ में दिखाई देगा, स्पेशली पंजाब, उसके बाद वेस्ट बंगाल, बिहार वगैरह वगैरह, ठीक है। जो माउंटेनस रीजन है वहां पे रेलवे कंस्ट्रक्ट करना थोड़ा सा कॉस्टली होता है, इसकी वजह से प्लेन रीजन में हम डेंसिटी ज्यादा देख रहे हैं यहाँ पे रेलवे में, ठीक है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ द रेलवेज
में जो मैनेजमेंट किया जाता है, सबसे टॉप बॉडी होती है रेलवे बोर्ड्स की, जो डायरेक्टली पार्लियामेंट को आंसरेबल होती है, ठीक है। इट्स टॉप मोस्ट 7 मेंबर बॉडी इन इंडियन रेलवेज एंड इट रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द पार्लियामेंट, ठीक है। देन उसके बाद आता है रेलवे जोन्स। इंडिया में देयर आर 17 जोन्स, ठीक है, एंड हर एक जोन का एक सेपरेट हेडक्वार्टर होता है, एंड इस हेडक्वार्टर को मे बी आपको मैच द बेस में पूछा जा सकता है, कारण एमपीएससी ने ऑलरेडी विचारून झालेलं आहे, ठीक है। सी 17 रेलवे जोन्स होते हैं एंड ईच जोन इज हेडेड बाय द जीएम, जनरल मैनेजर, ठीक है। जो जोन्स होते हैं, इन जोन्स को हम फिर से सब जोन्स में डिवाइड करते हैं या ऑपरेटिंग डिविजन्स में डिवाइड करते हैं, व्हिच आर हेडेड बाय डीआरएम्स, डिविजनल रेलवे मैनेजर्स, ठीक है। नाउ ये जो रेलवे जोन्स है, देखो एटलस काढा, त्याच्यामध्ये रेल्वे जोन्स असतील बघा। वहां पे रेलवे जोन्स का एरिया हाईलाइटेड किया होगा एंड उसका हेडक्वार्टर भी मेंशन होगा, ठीक है। तो वो जो हेडक्वार्टर्स है, तो उसको आपको दिमाग में रखना है। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, ठीक है। सी इकडे लक्षात द्या मिनिट। सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर इज मुंबई सीएसटी, नदर्न रेलवे हेडक्वार्टर इज दिल्ली, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, सदर्न रेलवे चेन्नई, वेस्टर्न रेलवे चर्च गेट, वेस्ट सेंट्रल जबलपुर, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली, दिस इज साउथ वेस्टर्न, then south eastern Kolkata, south east central Bilaspur, south central Secunderabad, east central Hajipur, north east railway Gorakhpur, north east frontier railway Maligaon, north central and north western Jaipur. So इस तरीके से आप दिमाग में रख सकते हो। इसी डायग्राम को एक दो बार से ड्रॉ करो, एक टाइम से लक्षात रहेगा तुमच्या, ठीक है। सो मुंबई में एंड इवन कोलकाता में देयर आर मोर देन वन हेडक्वार्टर्स। मुंबई के केस में देखो, मुंबई सीएसटी इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेलवेज, चर्च गेट, वेस्टर्न रेलवेज एंड इवन कोंकण रेलवे का भी हेडक्वार्टर आता है मुंबई पनवेल में। सो पनवेल में कोंकण रेलवे, ठीक है। देन भुवनेश्वर में ईस्ट कोस्टल रेलवे का जोन आता है या हेडक्वार्टर आता है, ठीक है। इवन कोलकाता में ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे एंड इवन कोलकाता मेट्रो, उसको भी एक सेपरेट जोन हम कंसीडर करते हैं। सो कोलकाता मेट्रो का भी हेडक्वार्टर कोलकाता में, ड्रॉ करा चला पटकन तुमका। Which railway zone covers maximum number of states? Which railway zones covers maximum states? इतने maximum states में spread होने वाला कौन सा रेलवे जोन है? नदर्न की नॉर्थ ईस्ट वगैरह बघा, नॉर्थ ईस्ट किती स्टेट्स आहेत? जस्ट नंबर लिहून घ्या बाजूला तिथे, लक्षात आलं? नॉर्दर्न रेलवे नहीं, मी विचार करतो, माझ्या डोक्यात आलं। नॉर्दर्न रेल्वेज, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्दर्न रेल्वेज किती नंबर ऑफ सीट्स आहेत? जस्ट काउंटेड, काउंट करून नंबर सांगा। पंजाब हरियाणा माझ्या समोर नाही आहे। 7 नॉर्दर्न रेल्वेज 7, नॉर्थ ईस्ट 10, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एनईएफ, राइट, 10 रेलवे जोन्स, 10 स्टेट्स ना। So Northeast Frontier Railway Zone covers maximum number of states, 10 number of states, ठीक है? झालंय ना? Then next we have this diamond quadrilateral. This is golden quadrilateral था. So similarly railways के case में to establish a high-speed railway network connecting four mega cities, Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai, like golden quadrilateral. Then mission 41K to move 90% of the traffic to the electric traction over the diesel to save 41,000 crore rupees, ठीक है? Railways में आप majority आप देखोगे तो हम डीजल लोकोमोटिव्स यूज करते हैं, तो उसमें फॉसिल फ्यूल लगता है, ठीक है। सो जो डीजल लोकोमोटिव्स है, सो उनके जगह पे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन यूज करना, तो उसकी वजह से 41,000 करोड़ रुपीस बचेंगे रेलवे से, कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे।
देन युनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है रेल्वेज के केस में, जो माउंटेन रेल्वेज है, निलगिरी रेल्वे है, अजून नॉर्थ मध्ये पण आहे बघा, सिमला वरून जाणारी जी रेल्वे आहे, दीज आर द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. इवन महाराष्ट्र में जो मुंबई सीएसटी है, जो विक्टोरिया टर्मिनस था बीटी पहले वाला, तो वो भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. ठीक है, दिस इज अबाउट रेलवेज. द नेक्स्ट वी हैव इज द पोर्ट्स. जो पोर्ट्स है, रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स के रिगार्डिंग जो भी सारे इंपॉर्टेंट स्कीम्स है गवर्नमेंट के, जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट है, 35,000 किलोमीटर लेंथ के हाईवेज कंस्ट्रक्ट करने थे. सागरमाला प्रोजेक्ट आता है, भारतमाला प्रोजेक्ट आता है, जो इंपॉर्टेंट हाईवे प्रोजेक्ट्स है, तो वो आपको मालूम होने जरूरी है. ठीक है, उनके टारगेट्स आपको मालूम होने जरूरी है. देन पोर्ट्स ऑफ इंडिया. इंडिया में जो पोर्ट्स मिलते हैं, दो टाइप के पोर्ट्स होते हैं. मेजर पोर्ट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, एंड देन माइनर नोटिफाइड पोर्ट्स जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर आते हैं. ठीक है, देयर आर 13 मेजर पोर्ट्स इन इंडिया एंड मोर देन 200, प्रिसाइजली 205 नोटिफाइड माइनर पोर्ट्स है या इंटर मेजर पोर्ट्स है इंडिया में. लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेजर पोर्ट्स आते हैं तमिलनाडु में, या 3 नंबर आई गेस, एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइनर पोर्ट्स आर इन महाराष्ट्र. ठीक है, सो ये जो पोर्ट्स है, जो मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट है, ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए सबसे क्रूशियल है इंडिया में, बिकॉज 95% बाय वॉल्यूम and 17% by value of the India's international trade is carried on through the maritime transport. So ये फिगर भी इंपॉर्टेंट है. So 95% by volume and 70% by value जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है हमारा, वो होता है पोर्ट से या मरीटाइम ट्रांसपोर्ट से. ठीक है, इंडिया में जो मेजर पोर्ट्स है, पोर्ट्स का मैप निकालो. जो एक मेजर पोर्ट्स है ईस्टर्न कोस्ट पे एंड वेस्टर्न कोस्ट में है. ठीक है, पोर्टलवरती मिनरल्स आणि ही पीपीटी ऑलरेडी अपलोड केली आहे, मागच्या वेळेस अपलोड करायला सांगितलेली. सो हे पोर्टलवरती आहेत त्या पीपीटीज, डोंट वरी. ठीक है, मिनरल वेल्थ ऑफ इंडिया एंड दिस ट्रांसपोर्टेशन पीपीटी ऑलरेडी पोर्टल पे है. देन फर्स्ट वी हैव इज द कोलकाता पोर्ट. इट इज द ओनली रिवर एंड मेजर पोर्ट इन इंडिया. ठीक है, इट इज इन द माउथ ऑफ हुगली रिवर. ये हुगली हमने देखा था गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है. ठीक है, इट हैज अ ट्विन डॉक सिस्टम. ट्विन डॉक सिस्टम इज व्हाट? दिस इज द रिवर. तो इस रिवर के ईस्टर्न बैंक पे एंड वेस्टर्न बैंक में दोनों साइड में डॉक सिस्टम है. इट्स अ ट्विन डॉक सिस्टम. ईस्टर्न साइड में है वी हैव केडीएस, Kolkata Dock System, on the eastern bank, and on the western bank, HDC, Haldia Dock Complex. So यहाँ पे HDC. Then Kolkata port exports majority of the jute and fish. Jute and fish के export के लिए crucial port है इंडिया में. फिर उसके बाद पारादीप port. It is in the mouth of Mahanadi. It's in Odisha. Paradip port. It is located in the mouth of Mahanadi in Odisha, and it is the deepest port in India. ठीक है, Paradip port. It is the first major port on the eastern coast commissioned in the independent India. So after independence, eastern coast पे सबसे first जो port हमने construct किया था, that was Paradip. Bhutan can carry her trade through this port. See, Bhutan, Nepal, these are the SAARC countries. ठीक है? So as a goodwill gesture, Bhutan, Nepal ये जो countries हैं, so these are the landlocked countries. So these countries can use some of the ports in India. जैसे Bhutan can use this Paradip port. Similarly, Nepal can use I think Vizag port, जो कि विशाखापट्टनम port है. ठीक है? So Bhutan can use this Paradip port. Then New Mangalore, it's in Karnataka. ठीक है? Located at a site called as Perambur in Karnataka, and it exports iron from the Baba Budan Hill region. ठीक है? So this is New Mangalore port. जो बाबा बुदान हिल का जो आयन है वो पाइपलाइन से यहाँ तक लाया जाता है, यहाँ से फिर एक्सपोर्ट किया जाता है. एक आयन एक्सपोर्टिंग इंपॉर्टेंट पोर्ट है मंगलोर पोर्ट. देन कोचीन पोर्ट, लोकेटेड ऑन द विलिंगटन आइलैंड एंड लोकेटेड ऑन द क्रॉसरोड्स ऑफ ईस्ट वेस्ट ओशन ट्रेड. ठीक है, जो ईस्ट वेस्ट मैरीटाइम इंटरनेशनल ट्रेड रूट है जो पर्शियन गल्फ से मलाक्का स्ट्रेट तक जाता है, तो उस ट्रेड रूट के ऊपर एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है. ठीक है, कोचीन पोर्ट. इट इज अ नेचुरल पोर्ट एंड इट इज द लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग सेंटर ऑफ इंडिया. ठीक है, जो मेजॉरिटी ऑफ द शिप्स हैं, बड़े बड़े जो शिप्स हैं, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं कोचीन शिपयार्ड में. ठीक है, then JNPT, it is also known as the Nhava Sheva, and it is the largest container port in India, handling around half of the containers of all major ports. It is the largest artificial port in India. Largest natural port is Mumbai port. This is the largest artificial port. जो मुंबई पोर्ट है, तो इस मुंबई पोर्ट के ऊपर का जो लोड है वो कम करने के लिए मुंबई के साउथ में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में नावा शेवा के पास हमने ये पोर्ट डेवलप किया है, which is called as the JNPT पोर्ट, जिसको हम सिंपली बोलते हैं नावा शेवा पोर्ट बोलते हैं. So it's the largest artificial port and it is the largest container port in India. ठीक है, located on the eastern shore of Mumbai harbor of the Elephanta Island, and it is accessed by the Thane Creek. So Thane Creek से इसको accessibility मिलती है. See, महाराष्ट्र का जो कोस्ट है वो इशूराइन कोस्ट है, and इशूराइन कोस्ट आर आइडियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्ट्स. ठीक है, so इसलिए महाराष्ट्र में लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोर्ट्स आपको मिलेंगे. जो माइनर पोर्ट्स है, जो इंटरमीडिएट पोर्ट्स है, तो उसका सबसे हाईएस्ट नंबर महाराष्ट्र में आता है. ठीक है, मुंबई, one of the oldest modern ports of India, and it is the largest port on western coast. It is the largest natural port in India. ठीक है, then Kandla port. Actually पार्टीशन के बाद हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया था. Built after the partition as the Karachi port on the western coast had gone to Pakistan. ठीक है, and it is a tidal port. ये जो पोर्ट है ये टाइडल पोर्ट है. टाइडल पोर्ट मतलब हाई टाइड के वक्त ships can enter into the port and then low tide के वक्त they can get out of the port. ठीक है, they are known as, it is known for handling much of the crude oil imports of India. ठीक है, जो कांडला पोर्ट है ये गुजरात में आता है, and that region is close to the Persian Gulf. So Persian Gulf से जो हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, so majority of the oil कांडला पोर्ट से आता है. कांडला पोर्ट है, एक प्राइवेट पोर्ट भी है वहां पे, मुंद्रा पोर्ट है, देखो मुंद्रा, कांडला, ये सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट से फॉर द इंपोर्ट ऑफ ऑयल फ्रॉम पर्शियन गल्फ. ठीक है,
Then Vishakhapatnam port, the Vizag port. It is the best natural port of India, known for bulk of cargo handling on the eastern coast. ठीक है, नेपाल can carry her trade through this port. जैसे पारादीप भूटान यूज कर सकता है, वाइजैक पोर्ट नेपाल यूज कर सकता है. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आयरन एंड टोबैको एक्सपोर्ट. ये जो पोर्ट है, यहाँ से जो आयरन निकलता है, जो पाइलाडीला माइन है छत्तीसगढ़ में, दंडकारण्य रीजन में, तो वहां से जो आयरन निकलता है वो पाइपलाइन के फॉर्म में, आई थिंक 270 किलोमीटर की पाइपलाइन आती है वहां से, जो विशाखापट्टनम पोर्ट तक आती है. वहां से फिर ये एक्सपोर्ट किया जाता है. ये जो विशाखापट्टनम से जो एक्सपोर्ट करते हैं, जनरली हम एक्सपोर्ट करते हैं चाइना एंड साउथ कोरिया, जापान को. सो इन 3 कंट्रीज को मेजरली हम विशाखापट्टनम से आयरन को एक्सपोर्ट करते हैं. ठीक है. देन इवन इट इज अ टोबैको पोर्ट ऑफ इंडिया. लास्ट टाइम हमने देखा था आंध्र प्रदेश का जो रीजन है, दैट ग्रोज बेस्ट क्वालिटी टोबैको इन इंडिया, स्पेशली जो गुंटूर वगैरह जो डिस्ट्रिक्ट है, मैंने मेंशन किया था, ये जो गुंटूर रीजन है, दैट रीजन इज नोन फॉर टोबैको कल्टीवेशन. वहां से जो टोबैको का प्रोडक्शन निकलता है वो हम विशाखापट्टनम पोर्ट से एक्सपोर्ट करते हैं. Then Chennai port. It is the largest port in Bay of Bengal and it is the second largest port of India after JNPT. It's Mumbai actually. So after Mumbai, it is the second largest port. ठीक है. ईस्टर्न कोस्ट का ये सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है. इवन बे ऑफ बंगाल के पूरे विसिनिटी में ये सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट. वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट जो ब्रिटिश पीरियड से हम यहाँ पे देखते हैं. ठीक है. इट इज द ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया. Then Tuticorin port, renamed as VO Chidambaram Port, and it is located in the Gulf of Mannar. So ये जो Gulf of Mannar है, तो Gulf of Mannar में तमिलनाडु कोस्ट पे आपको Tuticorin पोर्ट मिलता है. ठीक है. Gulf of Mannar is known for pearl fishing. Remember this point. Pearl fishing के लिए रीजन जाना जाता है Gulf of Mannar का. Only port in South India to provide a direct weekly container service to the US. ठीक है. As a goodwill gesture, हम US को हफ्ते में एक दिन के लिए कंटेनर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, रिफ्यूलिंग के लिए, हॉल्टिंग के लिए जो शिप्स आते हैं, तो यहाँ पे डॉक हो सकते हैं. ठीक है. So this is Tuticorin port. Then Ennore port is named as a Kamarajara Port Limited. It is the public private port. ठीक है. It is the first corporate port of India and it is registered as a public company with 68% stakes held by the government. ठीक है. Then Marmagam. See, remember, Chennai, Tuticorin and Ennore port. These are the 3 major ports जो तमिलनाडु में है. So largest number of major ports तमिलनाडु में है and largest number of minor ports are in Maharashtra. लक्षात होता है. ठीक है. Then Marmagam port. It is located in Goa and it is a leading iron ore exporting port of India. गोवा में जो वेस्टर्न घाट का रीजन है, जहाँ पे लैटराइटिक सॉइल मिलती है, तो वहाँ पे भी आयरन का माइनिंग किया जाता है. तो वहां से जो आयरन निकलता है वो मरमागांव पोर्ट से एक्सपोर्ट किया जाता है. तो आयरन एक्सपोर्ट के लिए मंगलोर, विशाखापट्टनम एंड मरमागांव, दीज आर द इंपॉर्टेंट पोर्ट्स. ठीक है. क्लियर. पोर्ट ब्लेयर, तुत्तुकुड़ी, सेम पोर्ट ब्लेयर. इट इज द 13th एंड द यंगेस्ट वन. ठीक है. इट इज डिक्लेयर्ड सो इन 2019. सी, जब से चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी का फंडा सामने आया, तो उसके बाद जो पोर्ट ब्लेयर पोर्ट है उसके ऊपर हमने स्पेशल अटेंशन देना स्टार्ट किया, बिकॉज दैट पोर्ट इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड. ठीक है. इवन यू माइट हैव रेड इन द न्यूज़पेपर रिसेंटली, जो निकोबार आइलैंड्स है, साउथ निकोबार जो आइलैंड्स है, उन आइलैंड्स के ऊपर भी हम बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो जो सदर्न मोस्ट निकोबार आइलैंड का ग्रुप है अंडमान निकोबार में, तो वहां पे दैट रोड इज क्लोज टू द मलाका स्ट्रेट. मलाका स्ट्रेट से चाइना का मेजॉरिटी ऑफ द ऑयल का ट्रेड होता है. तो उस वजह से जो निकोबार पोर्ट है या इवन पोर्ट ब्लेयर है, ये बहुत क्रूशियल है. समझ में आ रहा है. इंडियन ओशन के ऊपर जो डोमिनेंस इंडिया का रहना चाहिए या चाइना को काउंटर करने के लिए ये डोमिनेंस होना जरूरी है. तो इस वजह से पोर्ट ब्लेयर है. देन जो निकोबार आइलैंड का जो रीजन है, ग्रेटर निकोबार आई गेस, तो उसके ऊपर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स अपकमिंग टाइम में आपको दिखाई देंगे. ठीक है. The port is of a strategic importance to the India and it is closer to the 2 international shipping lines. ये जो मलाक्का स्ट्रेट का रीजन है, वहां से पर्शियन गल्फ का ये जो पूरा सी ट्रेड रूट है मैरीटाइम, चाइना का ऑलमोस्ट 40-50 या मोर देन दैट जो ऑयल इंपोर्ट होता है वो इसी रूट से होता है. तो इसलिए इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये जो पोर्ट है, पोर्ट ब्लेयर, ये बहुत क्रूशियल है. ठीक है. देन नेक्स्ट वी हैव इंलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट. इंलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के केस में इंडिया में कुछ ज्यादा है नहीं. ठीक है. इंलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत कॉमन है. यूरोप, राइन, रोन, ये जो रिवर्स है, वहां पे इंलैंड ट्रांसपोर्ट जनरली होता है. बट इंडिया के केस में इतना ज्यादा एक्सप्लोर्ड रीजन है नहीं. ठीक है. 14,500 किलोमीटर्स ऑफ नेविगेबल वाटरवेज कंप्राइजिंग रिवर्स, कैनाल्स, बैकवाटर्स एंड क्रीक्स. इंडिया में 14,500 के नेविगेबल वाटरवेज हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जो अलग अलग रिवर्स में है, कैनाल्स के फॉर्म में है, बैकवाटर्स या क्रीक्स के फॉर्म में है. ठीक है. 2016 में नेशनल वाटरवेज एक्ट पास किया था, अंडर विच 111 waterways were declared as a national waterways. हमने सिर्फ डिक्लेयर किया 111, उसमें से ऑपरेशनल सिर्फ 5-6 हैं. ठीक है, जो मेजर है यहाँ. ठीक है. दिस इज द पैथेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया राइट नाउ. यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोप है. आई थिंक इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है. ठीक है. व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन वाटरवेज इन इंडिया, व्हाट आर द कंस्ट्रेंट, हाईलाइट करो. ठीक है. इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है. देन Inland Waterways Authority of India, जिसका हेडक्वार्टर है नोएडा में, established in 1986 for the development and the regulation of inland waterways. So presently इंडिया में सिर्फ 5-6 national waterways working condition में है. ठीक है. So सबसे largest one is national waterway number 1 which runs from Allahabad to Haldia. It's in Ganga River. ठीक है. So Allahabad to Haldia 1620 किलोमीटर टोटल उसकी लेंथ है. ठीक है. तुमच्या अटलस मध्ये पण असेल बघा national waterways आहेत. Then national waterway number 2 which is in Brahmaputra, Dubri to Sadia. ठीक है. Sadia to Dubri 891 किलोमीटर. Then national waterway number 3 is in Kerala, Kollam Puttapuram,
जो वेबनाड वगैरह लेते हैं, उद्योग मंडलम कैनाल वगैरह, तो वो रीजन, ठीक है, यहाँ पे। देन नेशनल वाटरवे नंबर 4, काकीनाडा टू पुदुचेरी, which runs through this Buckingham Canal along the eastern coast of आंध्र प्रदेश। सो काकीनाडा से लेके पुदुचेरी तक, ठीक है, यहाँ पे बीच में बकिंगहम कैनाल वगैरह का भी स्ट्रेच आता है बीच में, उलूरू कैनाल, बकिंगहम कैनाल, काकीनाडा कैनाल, तो वो कनेक्ट होता है एज नेशनल वाटरवे नंबर 4। देन नेशनल वाटरवे नंबर 5, ये जो फोर्थ वन है, दिस इज द सेकंड लॉन्गेस्ट, रिमेंबर, उसकी लेंथ इज 1078 किलोमीटर। नेशनल हाईवे नंबर 4, लॉन्गेस्ट वन इज नेशनल वाटरवे नंबर 1, ठीक है। देन नेशनल वाटरवे नंबर 5, गोइंग खाली टू तालचेर, तो ये तालचेर टू धमारा भी उसको बोलते हैं, इट्स ब्राह्मणी रिवर, महानदी ब्राह्मणी रिवर, सो तालचेर टू धमारा यहाँ पे, गोइंग खाली इस रीजन में। देन नेशनल वाटरवे नंबर 6, इट्स इन बराक रिवर, लखीपुर टू भंगा, इट्स इन प्रोसेस एक्चुअली, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, बराक रिवर से लखीपुर टू भंगा, ठीक है, सो इट्स इन बराक रिवर। यहाँ पे मिजोरम में एक रिवर है कलादन नाम की, ठीक है, तो म्यांमार एंड इंडियन गवर्नमेंट एक कलादन रिवर प्रोजेक्ट, एक जॉइंट वेंचर है म्यांमार एंड इंडियन गवर्नमेंट का। तो ये जो कलादन रिवर है, तो ये कलादन रिवर मिजोरम से स्टार्ट होती है एंड म्यांमार में वो उसका माउथ आता है, ठीक है, तो उसके माउथ में एक पोर्ट आता है सितवे नाम का, तो ये सितवे पोर्ट इंडियन गवर्नमेंट डेवलप कर रहा है, क्योंकि ये सितवे जो पोर्ट है उसी के पास में कोकोस पोर्ट आता है जो म्यांमार का ही है, बट वहां पे चाइना का नेवल बेस है। जस्ट टू काउंटर दैट थिंग, हम यहाँ पे सितवे पोर्ट डेवलप करते हैं, थ्रू दिस सितवे पोर्ट दिस मिजोरम कैन हैव अ सी एक्सेस, अदरवाइज नॉर्थ ईस्ट में सी एक्सेस है नहीं। नॉर्थ ईस्ट में कोई भी चीज हमें सी के पोर्ट के थ्रू हमें ट्रांसपोर्ट करनी हो तो पूरे बांग्लादेश को हमें पूरा सर्कल करना पड़ता है, सर्कल करने के बाद हम कोलकाता पोर्ट पे आते हैं। सो जस्ट टू अवॉइड दिस, ये जो कलादन रिवर प्रोजेक्ट है, मल्टीमोडल जो प्रोजेक्ट है, ये क्रूशियल है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के लिए। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखेंगे तो वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा वो सितवे पोर्ट, वो सारी रिवर्स वगैरह हम देखेंगे, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। नाउ विल हैव अ वर्ल्ड ज्योग्राफी, सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडिया में पॉपुलेशन वगैरह का डेटा एक बार देख लो, गॉन वेदर डेज आपको डेंसिटी में फर्स्ट 5 लास्ट 5 पूछा जाता है, इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। पॉपुलेशन के ऊपर वगैरह ऊपर जो क्वेश्चंस आएंगे तो पूरा अप्लाइड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। पॉपुलेशन का डेटा, डेंसिटी का डेटा, सेक्स रेशियो, ये सारी बेसिक बेसिक जो चीजें हैं जो आपको इकोनॉमिक्स में भी करनी है, ज्योग्राफी में भी करनी है, वो सारी चीजें एक बार देख लो। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपको बताया था जो पावर सिनेरियो है इंडिया का, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कहाँ से होता है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है इंडिया की, देन उसके बाद पोटेंशियल कितना है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है तो उसमें से परसेंटेज कितना कितना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का कितना है, थर्मल एनर्जी का कितना है, रिन्यूएबल सोर्सेस है वहां से कितना हम जनरेट करते हैं, तो उसके परसेंटेज के जो फिगर्स है ना वो आपको मालूम होना जरूरी है, समझ में आ रहा है। पॉपुलेशन के केस में देखो जो न्यूज में सारी चीजें हैं उसी के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, कि आपको इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आएंगे आती फर्स्ट 5 स्टेट्स डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में लगा के बताओ, नॉन वेदर इज, इतने सिंपल क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपको, एटलीस्ट बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए। आपको क्वेश्चन कहां से आएगा, next year we're going to surpass China and we'll be the largest populated country in the world, so this is our achievement, so this achievement के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि how we can encash that demographic dividend, will be one of the largest young populated country in the world, so उसको हम किस तरीके से एनकैश कर सकते हैं, कौन से लूप होल्स है वहां पे, कौन से एरियाज में हमें काम करना पड़ेगा, तो उस केस में एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, तो इस टाइप से पॉपुलेशन को पढ़ो, समझ में आ रहा है। यूपीएससी सिंपल क्वेश्चंस आपको नहीं पूछेगी एज इफ यू नो एवरीथिंग अबाउट इंडियाज पॉपुलेशन एंड यू आर पॉलिसी फेमस एंड आपको अभी सोल्यूशन देना है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको मेंस में आएंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर ध्यान दो, स्पेशली जो न्यूज में आर्टिकल्स वगैरह आते हैं तो वहां पे पूरा डेटा का एनालिसिस आपको मिलेगा कि हम कैसे कैसे हम धीरे धीरे डबलिंग कैसे कर रहे हैं पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन के केस में जो बेसिक बेसिक चीजें होते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, तो वो रिप्लेसमेंट लेवल कैसे हम बोलते हैं, तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी आई थिंक 2000 की थी, तो उसमें कुछ टारगेट्स थे, शॉर्ट टर्म टारगेट्स, लॉन्ग टर्म टारगेट्स थे, मीडियम टर्म के टारगेट्स थे। तो जो लॉन्ग टर्म टारगेट था आई थिंक उसमें था कि 2045 तक हमें पॉपुलेशन स्टेबलाइज करनी है, ठीक है, तो वो हम धीरे धीरे टेपर करते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी अब जो मीडियम टर्म टारगेट है 2.1 रिप्लेस टीएफआर जो है टोटल फर्टिलिटी रेट, तो वो हमने कम कर दिया। टोटल फर्टिलिटी रेट इज व्हाट, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, सॉरी राइट, टोटल रिप्रोडक्टिव साइकिल में नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने बेयर कर सकती है कोई भी वुमन, सो दैट इज कॉल्ड एज टोटल फर्टिलिटी रेट। इंडिया के केस में 2.1 ये रिप्लेसमेंट लेवल है, जब हम उससे कम पॉपुलेशन का या उससे कम हम टीएफआर लेके चले जाएंगे तो हम स्टेबलाइज हो सकते हैं, ऑलरेडी हमने वो अचीव किया है, सो विल बी इन स्टेबलाइजेशन फेज सून, तो ये धीरे धीरे स्टेबलाइज होते चले जाएगा, बट ऑलरेडी जो मोमेंटम हमने बढ़ा के रखा है तो उस मोमेंटम को थोड़ा सा टेपर होने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में होना जरूरी है। देन नाउ वर्ल्ड ज्योग्राफी हम कॉन्टिनेंट वाइज देखेंगे, स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट वन, साउथ अमेरिका।
ये जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया, अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। सी ये जो कॉन्टिनेंट्स के ऊपर हम जो स्टडी कर रहे हैं, ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे मेंस में भी कुछ चीजें हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है मैं आपको डिक्टेट करके दूंगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में प्रीलिम्स में आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बट उसके लिए पूरे वर्ल्ड में जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है तो उनको आपको स्टडी करना पड़ेगा। ये जो पूरा रीजन है ये बहुत वास्ट सेक्शन है, उसमें से हार्डली 2-3 क्वेश्चन आते हैं। 2-3 क्वेश्चन के लिए सारे कॉन्टिनेंट्स एकदम ज्यादा डिटेल में करना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत कम है, ठीक है। तो बेसिक जो चीजें हैं मैं क्लास में जो भी आपको बताऊंगा, जो भी सारी डिक्टेट करके दूंगा, उतना सिर्फ करो, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा डिटेल में आप स्टडी कर सकते हो, बट कोई जरूरत है नहीं। एक एक कॉन्टिनेंट को पढ़ने के लिए 2-4 घंटे लगते हैं, और 6 कॉन्टिनेंट आप जब पढ़ोगे, 5-6 जो भी है, तो उसके बाद भी क्या पूछा जा सकता है उसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि मैप बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में, ठीक है। सो फर्स्ट विल सी द पॉलिटिकल मैप। सो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को देखो, 60 डिग्री का जो लॉन्जिट्यूड है वो एक्जैक्टली बीच से पास होता है, राइट। 60 डिग्री लॉन्जिट्यूड एक्जैक्टली पासेस टू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट, राइट। तो सबसे पहले हम अलग अलग कंट्रीज एंड उनके कैपिटल सिटीज उनको मार्क करेंगे। स्टार्ट विद कोलंबिया, कैपिटल सिटी बोगोटा। Identify 2 countries in South America which have Atlantic and Pacific coast. Which among the following South American countries have both Atlantic and Pacific coast? Colombia is one of them. And next one is question कळला का? Pacific and Atlantic coast कोणत्या countries ला आहे? एक आहे कोलंबिया. Second one is Chile, right? So these are the only 2 countries in South America which have Pacific and Atlantic coast. Clear? The next country we have is Venezuela, capital city Caracas. The next we have is Trinidad Tobago, Port of Spain. Trinidad Tobago, Port of Spain, Port of island country देखो वेनेजुएला के नॉर्थ में. Then we have Guyana, capital city Georgetown, Suriname, Paramaribo. Then French Guyana, केन्स। यहाँ पे हमने केन्स ओशनिक करंट देखा था, देखो इफ यू रिमेंबर, जो आगे जाके कैरिबियन करंट नाम से जाना था। सो दिस इज द केन्स सिटी हियर, ठीक है। इस रीजन में मोस्टली इंडियन पॉपुलेशन में आपको दिखाई देगी, ठीक है। द नेक्स्ट कंट्री वी हैव द लार्जेस्ट वन इन साउथ अमेरिका, ब्राजील, कैपिटल सिटी ब्राजीलिया। ये जो ब्राजीलिया है, उससे पहले जो कैपिटल सिटी थी ब्राजील की, वो थी रियो डी जनेरो। यहाँ पे कोस्टल एरिया में है, देखो रियो डी जनेरो, ठीक है। Then Rio de Janeiro के पास में we have this Sao Paulo city. Sao Paulo. Sao Paulo is the largest city या urban agglomeration in the southern hemisphere. Sao Paulo, largest city in southern hemisphere. उसी के पास में Santos नाम का एक पोर्ट है, देखो, it's a coffee port of Africa, sorry, Brazil. Santos. Sao Paulo, Santos. उसके बाद सैंतोस के जस्ट ऊपर बेलो हॉरिजॉन्टे नाम की प्लेस है, देखो बेलो हॉरिजॉन्टे। दिस रीजन इज नोन फॉर आयरन। इकोनॉमी के मैप में देखो, ब्राजील इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड हैज द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ आयरन इन द वर्ल्ड। ब्राजील, one of the highest reserves, one of the highest production of iron comes from this region. This region is known as the Brazilian highland. Physical के मैप में देखो, वहां पे आपको मिलेगा, it is known as the Brazilian highland, right? So it is one of the oldest part of the world, जो गोंडवाना का हिस्सा था, ठीक है। एकदम ओल्डेस्ट रीजन है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट शील्ड जिसको हम बोलते हैं। इट इज नोन फॉर मेटालिक मिनरल्स लाइक आयरन, ठीक है। फिर उसके बाद ब्राजीलिया के जस्ट एग्जैक्टली ऊपर बेलेम नाम का पोर्ट है, देखो अमेज़न के माउथ में, बेलेम। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सपोर्टिंग कोको एंड रबर, बेलेम, कोको एंड रबर। यहाँ पे जो अमेज़न का रेन फॉरेस्ट है, इट इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, राइट। सो दिस रीजन इज नोन फॉर कोको एंड रबर, ठीक है। And उसके बाद next country we have is Paraguay, capital city Asuncion. It is located on the banks of Paraguay River, I guess. Just check it out, right? ठीक है। Then उसके बाद next country we have is Bolivia. Capital city is La Paz. It is the highest capital city in the world. La Paz. Highest capital city in the world. It is located in the Andes.
देन लापास के नीचे कुछ आपको सिटीज मिलेंगे, देखो ओरूरू, पोटोसी, सुक्रे, सांता क्रूज वगैरह बनाए थे. So this region is known for tin. Bolivian highland असेल बघा फिजिकल मध्ये. This Bolivian highland region is known for tin. One of the major tin producer region of the South America. Tin साठी हा ओळखला होता region. Right? Then Bolivia and Peru जो है कंट्री ऊपर देखो, उसके बीच में एक लेक है, लेक टिटिकाका. ये पूछा था प्लेन्स में. Lake Titicaca is located between which among the following two countries? It is located between Colombia and Peru. Sorry, Bolivia and Peru. So sorry. Then again, Lake Titicaca is the highest navigable lake in the world. It is the highest navigable lake in the world. Then, which are the landlocked countries in South America? Bolivia and Paraguay, right? So remember this point. These are the two countries which are landlocked. ठीक है, जिनमें कोई भी मरीटाइम बाउंड्री नहीं है. Then यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है. देखो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन से कंट्रीज से पास होता है? ब्राजील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, चिली. एंड ऑप्शन में बोलिविया होगा. ठीक है, तो ये चीजें दिमाग में रखो कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स है, ठीक है, मेरिडियंस एंड पैरेलल्स, वो कौन से सिटीज से पास होता है. ठीक है, ब्राजील इज द ओनली कंट्री इन साउथ अमेरिका जहां से इक्वेटर भी जाता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी जाता है. देखो, राइट, तो जहां से दो इंपॉर्टेंट पैरेलल्स पास होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी जा रहा है, देन उसके बाद इक्वेटर भी पास हो रहा है. राइट, द नेक्स्ट कंट्री वी हैव इज उरुग्वे. कैपिटल सिटी इज Montevideo. It is located in the mouth of Rio de la Plata. Right? It's not in the mouth of Rio de la Plata as such. Buenos Aires है Rio de la Plata के mouth में. Buenos Aires, the capital city of Argentina. Buenos Aires is in the mouth of Rio de la Plata river. Issue ही नहीं यहाँ पे. Right? Uruguay is the only country in South America which is out of the tropics. Right? If this is the Capricorn, तो Capricorn के बाहर, tropical zone के बाहर, it is the only country, Uruguay, जो tropic of Cancer and Capricorn के बाहर है, या tropical region से बाहर है. समझ में आ रहा है? ठीक है? अर्जेंटीना की कैपिटल हमने देखी ब्यूनोस एरिस. ब्यूनोस एरिस के ऊपर रोजारियो नाम की प्लेस है, देखो रोजारियो, एंड नीचे बहिया ब्लांका है यहाँ पे, बहिया ब्लांका. राइट, सो रोजारियो से लेके बहिया ब्लांका तक ये जो रीजन है, दिस इज कॉल्ड एज अ व्हीट क्रिसेंट. दिस रीजन इज पंपास रीजन, व्हीट क्रिसेंट. दिस रीजन इज नोन फॉर व्हीट कल्टीवेशन. फिजिकल के मैप में देखो, वहां पे आपको पंपास लिखा मिलेगा. व्हाट इज दिस पंपास? Pampas are the temperate grasslands. These are the temperate grasslands of South America, known for most of the wheat production. Pampas. ठीक है? Then उसके बाद next country is Chile. Capital city Santiago. So Santiago के just ऊपर आपको वहां पे वल्पराइजो नाम प्लेस दिखेगी. वल्पराइजो. It is the largest wine production center in southern hemisphere. This region has a Mediterranean type of climate. Central Chile. Valparaiso. Largest wine production center in the south hemisphere. This region has a typical type of a Mediterranean type of a climate. ठीक है? Properly develop होता है यहाँ पे. ठीक है? इस वल्पराइजो से एक रेलवे निकलती है towards Buenos Aires. It is called as the Trans-Andean Railway. जो Trans-Andean Railway है, it starts from this Valparaiso to this Mendoza in Argentina, and then Mendoza से Buenos Aires तक. This is a Trans-Andean Railway, and this Trans-Andean Railway passes through Uspallata Pass. Uspallata Pass. See, physical का जो मैप है ना, वहां पे आपको दो पीक्स मिलेंगे, वो Aconcagua and Tupungato नाम से. आहे का? Aconcagua है, लॉन्गमन मध्ये दोन्ही आहेत, Tupungato and Aconcagua. Aconcagua is the highest peak in South America. And उसी के पास में आपको ये Tupungato मिलेगा. And वहां पे you have this Uspallata Pass. ये जो दो important mountain या peaks है, तो उनके बीच से ये Uspallata Pass है. And वहां से ये Trans-Andean Railway पास होती है. Right? इथे नसेल तर लिहून घ्या ही Uspallata Pass. हा कसा पास आहे ते अँडीज मध्ये. Aconcagua सापडलं का? पीक जस्ट त्याच्या साऊथला की नॉर्थला असेल Tupungato. कुठे आहे? लॉंगमन मध्ये आहे बघ, साऊथला आहे बघ. दिस इज Aconcagua.
And just south of it, we have this Tupungato. And उनके बीच में you have this Uspalata Pass. And इस Uspalata Pass से ये फिर ट्रांस इंडियन रेलवे पास होती है. क्लियर? ठीक है? This Aconcagua is the highest peak in the world outside Asia. ठीक है? It is the highest peak in the world outside Asia. एशिया के बाहर ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक कंसीडर किया जाता है. एंड ऑब्वियसली इट इज द हाईएस्ट इन साउथ अमेरिका. लक्षात आलं? हिमालयाच्या बाहेर. सी हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस, राइट? द सेकंड हाईएस्ट इज अँडीज. ठीक है? सो आउटसाइड हिमालयाज या आउटसाइड एशिया दिस इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. ठीक है? 6960 वगैरह कहते त्याची हाईट आहे. देन चिली के एकदम सदर्न साइड में पुंटा एरेनास नाम की सिटी है. देखो पुंटा एरेनास आहे का? पुंटा एरेनास इथे एकदम साऊथला आहे. किंवा प्योटो टोरो असेल. प्योटो टोरो नसेल पण हे पुंटा एरेनास डेफिनेटली असेल. प्योटो टोरो किंवा पुंटा एरेनास. दिस इज द सदर्न मोस्ट इनहॅबिटेड सिटी इन द वर्ल्ड. दिस इज द सदर्न मोस्ट इनहॅबिटेड सिटी इन द वर्ल्ड. ते मॅप वरतीच लिहून घ्या. त्या गोष्टी मी डिक्टेट नाही करणार. मी फक्त नॅचरल रिसोर्सेस डिक्टेट करेन. अॅटलास वरती ह्या गोष्टी पडल्या तिथल्या लिहून घ्या. सो दिस इज द सदर्न मोस्ट इनहॅबिटेड सिटी इन द वर्ल्ड, राइट? Then Valparaiso के ऊपर we have this La Serena place. La Serena, right? La Serena. This region is known for iron in Chile. Iron. चिली देखो एकदम नॉर्थ साउथ एक्सटेंड होते हैं. उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन बहुत ही ज्यादा है चिली का. ठीक है? एकदम नॉर्थ साउथ रन करती है. ला सेरेना इज नोन फॉर आयर्न. इकॉनॉमीच्या मॅप मध्ये बघा तिथे आयर्न दिसेल. राइट? देन उसके ऊपर एरिका नाम की प्लेस है. देखो इकॉनॉमीच्या मॅप मध्ये तिथेच वरती बघा तुम्हाला इथे नाइट्रेट कॉपर वगैरह दिसेल. ये जो रीजन है ना इकोनॉमी के मॅप में देखो आपको वहां पे नाइट्रेट कॉपर मेंशन करेला असेल, राइट? आहे का? यहाँ पे इक्यूक नाम की एक प्लेस है. देखो इक्यूक. इक्यूक इक्यूक के नीचे च्यूक्यू कमाटा नाम की एक प्लेस है. एक्चुअली वहां पे नहीं है मेंशन. यू कैन राइट इट डाउन. दिस च्यूक्यू कमाटा is one of the largest copper town in the world and it has been mentioned in your GC Leon book. Chuquicamata. Iquique नाम की जो प्लेस है जस्ट उसके साउथ में है दैट प्लेस. Chuquicamata. And this is the important copper town of the world. वर्ल्ड में important copper के लिए रीजन जाना जाता है. ठीक है? इसके ऊपर एरिका नाम की प्लेस है. देखो इट इज वन ऑफ द रादर ड्राइएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड कंसीडर किया. रेनफॉल के केस में आप देखोगे तो यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट आता है. देखो फिजिकल में देखो अटाकामा डेजर्ट आता है. अटाकामा डेजर्ट इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड. जहां पे ये एरिका प्लेस है इट इज द ड्राइएस्ट प्लेस इन द अर्थ ऑन द अर्थ. रेनफॉल के हिसाब से आप देखोगे तो ठीक है. एरिका इक्यूक ये पूरा एकदम पूरा ड्राई रीजन. ऑलमोस्ट 400-500 सालों में एक बार भी यहाँ पे रेनफॉल नहीं हुआ है. इट्स सच काइंड ऑफ अ प्लेस. ठीक है? सो दिस इज एरिका. देन नेक्स्ट कंट्री वी हैव इज पेरू. कैपिटल सिटी इज लीमा. लीमा का एक पोर्ट है. देखो कलाओ. लीमा सिटी के लिए दूसरा एक पोर्ट है. देखो कलाओ जस्ट त्याच्या शेजारीच आहे बघा. सो इंपॉर्टंट पोर्ट फॉर लीमा. देन इक्वेडोर. कैपिटल सिटी इज Quito. It is located on equator, right? यहाँ पे गयाकिल नाम की सिटी देखो. गल्फ ऑफ गयाकिल है. गयाकिल. गयाकिल is called as Pearl of Pacific.